आपको क्या लगता है, क्या मैं फेल नहीं हुआ? क्या लगता है आपको, मैं फेल नहीं हुआ कभी? 13 टाइम्स आई फेल्ड इन इंटरव्यू, 13 टाइम्स। सीडीएस और एफकेट का इंटरव्यू दिया था मैंने 13 बार। एग्जाम हर बार क्रैक होता था, 13 बार। 13 बार का मतलब समझ रहे हो? लाइफ के 5-6 साल निकल गए। तो क्या बैठ जाओगे क्या रोके? कोई बात नहीं यार, फेलियर है, फेलियर सिखाता है। अब फेलियर हो क्यों रहा है? हमारी कमी से हो रहा है, बस उस कमी को पहचान लो बस, ठीक है। मेरे कई अभी भी कई मेरे दोस्त हैं, कई मित्र हैं जो पुराने, जो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कई बार कहते हैं मुझे कि यार क्या करें, कैसे यार, हम तो इतना पढ़ लिए और तब भी नहीं हो रहा। मैं नहीं 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 नहीं, उतना नहीं पढ़ लिए। आपको इतना लगता है कि आप उतना पढ़ लिए, लेकिन जितना जरूरी था उतना तो नहीं पढ़े। जितना जरूरी है उतना नहीं पढ़े आप। आपको भले कितना ही पढ़ लिया आपने, लेकिन जितना जरूरत है उतना तो नहीं पढ़े ना आप, ठीक है। तो फेलियर तो सिखाएगा आपको यार, फेलियर से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मजा किस में आएगा, एक बात बताओ, मजा किस में आएगा? जब आपको ये पता हो कि मेरा इस सब्जेक्ट से सिलेक्शन होना तय है, या तब मजा आएगा कि यार इस सब्जेक्ट से सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है और मैं फिर भी जो है टॉप मार जाऊं? इसमें मजा आएगा। अरे जब दुनिया तुम्हारी यार हार का इंतजार कर रही है, तब दहाड़ के निकलोगे, तब आएगा मजा। तो ज्यादा नहीं सोचना इन चीजों पे, इतना एनालिसिस करने के लिए, इतना चीजें, ये ज्ञान भरने के लिए ना, ये खोपड़ी बहुत छोटी है। इनको मत भरो, इन चीजों को दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है कभी, ठीक है। इन चीजों पे दिमाग नहीं लगाना। कट ऑफ को एनालिसिस कर रहे हैं और लगे हुए हैं, और भाई साहब इतनी जाएगी और इसकी तो कट ऑफ में इतने नंबर पे ये हो जाएगा। क्यों कर रहे हो भाई? ये काम तुम्हारा नहीं है, इसके लिए एजेंसी बैठी हुई है। आरपीएससी बैठी है, यूपीएससी बैठी है, वो अपने आप कट ऑफ निकाल देगी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे काम की चीज वो करो ना तुम। एग्जाम दे दिया, एग्जाम से पहले मेहनत करनी थी वो कर ली। अगर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा तो आगे की तैयारी करो, और लग रहा है कि नहीं होगा तो पीछे की दोबारा से तैयारी करो। इतना काम है तुम्हारा। अब उस पर रोना बैठ के करोगे और फिर ज्ञान बांटोगे बैठ करके, जो है अल्लाह भाई चला यार चाय पीने चलते हैं, और वहां बैठ करके 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ये इसी में निकाल रहे हो कि यार मुझे लगता है कट ऑफ यार 75 से नीचे ही जाएगी। फिर बहाने शुरू हो जाएंगे तुम लोगों के, एक नंबर से रह गया बस, एक नंबर से। ऐसे नहीं, चाहे कट ऑफ 75 जाए चाहे 80 जाए, ये तो सब लोगों को पता है ना कि 80 अगर कट ऑफ गई है और तुम्हारे 79.99 नंबर है, तो क्या सिलेक्शन हो गया क्या? तो एक पूछने वाला है क्या तुम्हें? तो क्यों बता रहे हो? छोड़ दो इसको, दिमाग से निकाल दो। ना तुम्हारा ये काम है, इसके लिए एजेंसी बैठी हुई है। सरकार ने ये जिम्मेदारी किसी को दे रखी है, उसको करने दो। उसको काम उसको करने दो। तुम्हारा काम क्या है? ये एग्जाम दे करके आए, और जिस एग्जाम की तैयारी के लिए तुम बैठे हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है तो गुड एंड वेल, नहीं हो रहा है तो भैया दोबारा से अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर दो। जो गलतियां आपने करी हैं उनको एनालाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप हैबिट्स, ठीक है। छोटी छोटी आदतें आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन कर सकती हैं, क्या चेंजेस ला सकती है? जो जिस चीज को हम सोच रहे हैं तो क्या हो गया है, ऐसे पढ़ा है तो होता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं करोगे, अगर आप चीज़ों को स्मूथ नहीं बनाओगे, अगर उन चीज़ों को आप अरेंज नहीं रखोगे ना, तो वो इतनी मैसी हो जाएंगी, इतनी मैसी हो जाएंगी कि आप फिर उसमें से ढूंढ नहीं पाओगे। पतंग का धागा होता है, पतंग उड़ाना कौन किस किस को पसंद है? पतंग उड़ाते हो? जयपुर का पतंग महोत्सव देखा होगा सबने। अरे मकर संक्रांति पे तो रहते हो यहाँ, मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हो। एक बात बताओ मुझे, पतंग जब खींच रहे हो, धागे को एक जगह पटकते हो या फिर साइड 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 पटकते हो? साइड साइड पटकते हो ना। एक जगह पटक दोगे क्या होगा? उलझ जाएगा। उसके बाद पतंग उड़ पाएगी क्या? जिंदगी के साथ भी यही होता है। जिंदगी के साथ भी यही होता है, आपकी पढ़ाई के साथ भी यही होता है। दोनों चीज़ें इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने आप आपकी लाइफ को ज़्यादा मैसी बना दिया, आपने अगर चीज़ों को ज़्यादा मैसी कर दिया, तो ये पक्का समझ लेना कि चीज़ें खराब होनी ही होनी है। 100% खराब होनी है आपकी। फिर दूसरा, जो आदमी जितना माइंड से क्लियर है ना, तो एग्जाम में भी, मैं छोटी सी चीज़ें जो एक से और शेयर करना चाहता हूँ मेंस के बारे में। पहले इन्होंने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वाला कि कौन सी सब्जेक्ट का पढ़े। मेंस में पहली चीज़, जो बड़ी चीज़ रहती है वो क्या रहती है, एक बात बताओ मुझे। दो लोग हैं, ये एक आदमी की अलमीरा है और एक एक लड़की की अलमीरा है, ठीक है। इसको आदत ऐसी है कि कपड़े धुले और उठा करके किया और ला करके पटक दिया इसमें। इसको आदत ऐसी है, कपड़े धुले, प्रेस किया, एक एक करके तय करके रख दिया। एक दिन ऐसा आया कि सडनली किसी ने कहा कि यार 5 मिनट में फटाफट तैयार होकर के आ जाओ, चलना है। अब बताओ कौन पहले तैयार होकर आ जाएगा? हाँ, जो व्यवस्थित है वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने मेरी शर्ट्स यहाँ रखी है, मेरी टी शर्ट्स यहाँ रखी है, मैंने मेरे जीन्स यहाँ रखे हैं, मेरे जो लोअर्स यहाँ रखे हैं। उसको पता है चीजें। मेंस में आपके साथ यही होगा। ज्ञान आप सब लोग बराबर लोगे यहाँ,
इतने सारे लोग बैठे हो ना, सब बराबर ज्ञान लोग यहाँ पे। टीचर कभी भी कोई भेदभाव थोड़ी करता है टीचर बताने में। यहाँ जो टीचर पढ़ाएगा वो कुछ किसी के साथ भेदभाव थोड़ी करेगा, वो सबको बराबर चीजें बताएगा, इक्वल चीजें बताएगा। लेकिन फिर भी सिलेक्शन सबका क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे, ये जो ज्ञान जा रहा है ना उसको समेट करके और पोट बांध के रख लेंगे। आता तुम्हें भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे ये जो ज्ञान मिल रहा है ना उसको अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। वो अपनी अलमीरा खुद सजाएंगे। उनको पता है कि मुझे अगर मेरी टी शर्ट्स को ऊपर रखना है तो वो ऊपर ही रखेंगे। जरूरी नहीं है कि टीचर ने कह दिया कि नीचे अलमीरा, अलमीरा के नीचे जो है टी शर्ट से नीचे वहां रखे, वो नहीं। वो कहे मेरी सर मेरी सुविधा ये है कि मैं इसको यहाँ रखूं। वो अरेंज होंगी चीजें। अब मेंस में क्या होता है कि मेंस में आपको मिलता है बहुत ही छोटा सा समय। एक क्वेश्चन को टाइम कर लेंगे मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट, इतना मिलता है। या 5 मिनट मान लो, मैक्सिमम 5 मिनट आपको मिला। अब उस 5 मिनट में तैयार कौन हो पाएगा, बेहतर आंसर कौन लिख पाएगा? जो व्यक्ति ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिसके पास में चीजें ऑलरेडी मैनेज्ड हैं। ये आज से जब करोगे तब होंगी चीजें, अब से करोगे तब होंगी चीजें। कोशिश करो एक डायरी मेंटेन करो हमेशा अपने साथ में। एक छोटी डायरी, पॉकेट डायरी जो होती है ना, मेंटेन करना सीखो उसको। एक छोटी पॉकेट डायरी अपने साथ में रखना सीखो, और उसमें हर वो चीज़ नोट कर लिया करो, की पॉइंट नोट कर लिया करो जो आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज़ है, और ये हो सकता है कि आप भूल सकते हो। ठीक है? एक जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो एक बड़े अधिकारी थे, तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे पता है क्या कहा? मैं पहले दिन गया, मैं कहा अंकल, मैं किसी का रेफरेंस लेकर के मैं गया था उनके पास, मैं कहा अंकल इंटरव्यू आ रहा है तो उसकी तैयारी करनी है। तो बोले कि कब है इंटरव्यू? मैं सर लगभग महीने भर के बाद में। तो बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, घर जाओ। किसको सुन के अच्छा लगेगा ये? लगेगा क्या? तो मेरे को बड़ा अजीब सा हुआ। मैंने कहा सर अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं कहा आपने तो ना तो बात की है, ना कुछ जाना है मेरे बारे में, ना कुछ। नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, मैं कह रहा हूँ। मैं लिटरली मतलब इतना उस टाइम इतना ऐसा फील हुआ मेरे को, बड़ा निराश फील हुआ। मैं निकल के चला गया, मिला नहीं। फिर उन्होंने जो ये अधिकारी जो थे, जो अंकल थे, रिटायर्ड थे, इन्होंने फ़ोन किया जिनके थ्रू मैं गया था, जिनके रेफरेंस से गया था उनको फ़ोन किया था कि वो अभी परिपक्व नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं आई उसमें जो सिलेक्शन ले ले उसके। तो कि उन्होंने मेरे से पूछा कि यार क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जाके बैठा था, वेट किया उनका। उन्होंने जब बुलाया तो मैं उनके पास चला गया, और उन्होंने जाते ही बढ़ते ही मेरे को कह दिया कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो भी सरप्राइज हुए। फिर उन्होंने बात की, फिर मेरे को दोबारा बुलाया। पहली चीज़ जो थी, उन्होंने एक ही बात मुझे कही थी कि बेटे, जब आप किसी के पास कुछ सीखने जा रहे हो तो आपके पास में एटलीस्ट उस चीज़ की प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपकी डायरी कहाँ थी? आपका पेन कहाँ था? आपके हथियार तो थे ही नहीं आपके पास में। मेरे से क्या सीख के जाओगे आप? आपको लगता है कि आप इतने बड़े तुर्रम खान हो कि आपको 4 बातें मैं कह रहा हूँ या 5 बातें मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें अच्छी बता रहा हूँ, आप बिना नोट करे और चल दोगे, और भाई साहब खोपड़ी में बैठी है सब कुछ, यहाँ पे रील बना ली आपने, उसको रख लोगे क्या? नहीं कर पाओगे, ग्रेस्प नहीं कर पाओगे। इसलिए डायरी रखो। ये लाइफ तो हमेशा सिखाएगी आपको। कोई टीचर, कोई स्टूडेंट कब कहाँ क्या कैसी बात बोल दे आपको नहीं पता। या बैठे बैठे आप में से कई क्वेश्चंस ऐसे निकलेंगे, किसी लड़के के किसी लड़की के मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे ना जो आपको खुद को नहीं आते हैं, और टीचर से उसने पूछ लिया, और उस टाइम आपको लगा कि यार ये वाला कंसेप्ट तो मुझे भी नहीं पता था। नोट कर लो भैया, वो नोट कर लो। और वो नोट करके जब अगली बार जब आंसर राइटिंग करो तो उसको सामने वाले को पुटअप करो, उस क्वेश्चन में उसको डालने की कोशिश करो। ठीक है? एक लास्ट चीज पे मैं आता हूँ, मेंस, और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू, उसके बाद खत्म करेंगे। मेंस के समय पे एक चीज विशेष याद रखना। पहली बात तो जब आंसर राइटिंग की जब प्रैक्टिस कोचिंग वाले शुरू करवा दें तो शुरू कर देना, लगातार लिखना। जब जब ये बताएं तब तक लिखना। चाहे कतई कचरा लिखो, चाहे कतई गंदा लिखो, लेकिन लिखो। लिखने से ही होगा। तुम कितने ही बड़े अगर अच्छे ज्ञानी हो ना, कितने ही बड़े अच्छे ज्ञानी हो, लेकिन अगर तुम्हारी डिलीवरी अच्छी नहीं है, तुम समय पर अगर कोई अच्छी चीज नहीं दे सकते ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं मेरे भाई बहुत सारे दोस्तों को ऐसे जानता हूं, जो मैं मानता हूं कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं। वही बहुत सारे मित्रों को ऐसे को जानता हूं मैं, क्योंकि वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और नॉलेज भर भर के नॉलेज है। लेकिन कारण क्या है सिलेक्शन ना हो पाने का? कि जब जरूरत पड़ती है तब वो डिलीवर नहीं कर पाते, पेपर में घबरा जाएंगे, हापकॉक हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंस ही आपका, आपका कॉन्फिडेंस आपके आधे पेपर को विन कर लेता है। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब उस माहौल में आप एग्जाम दोगे। टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो तो ऐसे दो कि जैसे कि आप रियल में एग्जाम दे रहे हो। वो प्रेशर, वो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो पढ़ना चाहिए कि यार मैं, और मैं कह रहा हूं यहां बैठे हुए 200 250 300 लोगों में से मुश्किल से 10-15 लोग इस बात को मानेंगे, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो 10-15 सिलेक्शन लेके जाएंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? उस ढर्रे को ही फॉलो करेंगे कि कुछ नहीं, नंबर लेकर के आने हमें तो बस, जयराम जी की। एक
काम चलाओ उसके तौर पे देंगे भाई, हम तो क्या है, ठीक है एग्जाम ही तो देना है, दे देंगे एग्जाम, क्या बड़ी बात है। वो लेके नहीं चलना है अपने को, वो माहौल वो फील करना है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस का लूज होना बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है, वहां दिक्कत आएगी। वहां अच्छा बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप गए आरपीएससी का एग्जाम है, आपको पता है, आप गए वहां पे, कई बार तो साला इसलिए परेशान हो जाता है इंसान कि आपने पहन रखा है ये धागा और ये कटवा दिया, या कड़ा ये कटवा दिया, कोई ऐसी चीज हो गई, आप 1 मिनट जो है पहले पहुंचे हो और सडनली वहां पे आपको फपेट दिया, अरे कैसे लेट आया, और ये 1 मिनट आपको उसमें निकाल दिया, बड़ी मुश्किल से आपको एंट्री मिली है जैसे तैसे। तो आधे दिमाग की खोपड़ी, तो ये दिमाग की जो एस्थेसी है ना, वो तो तभी हो गई। अब उससे रिकवर होने के लिए समय चाहिए, वो आपके पास है नहीं, समय नहीं है उतना। तो क्या करोगे, ये चीजें पहले ही करवा लो, अपने साथ में ये चीजें पहले ही करवा लो। जो आपके साथ डांट फटकार जो कुछ होनी है ना, वो पहले ही हो जाए। जो आपको फेलियर फील करना वो पहले ही हो जाए। उसके बाद वहां आपको पेपर में एकदम कूल रहोगे, काम रहोगे एकदम। वहां आपको लड़के लड़कियां ऐसे भी मिलेंगे जो उनको उनके कॉन्फिडेंस देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको तो इतनी चीज आती है। अगर सिलेक्शन उस पे अगर एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंच गए तो वहां आपको लोग बातें करते मिलेंगे, वहां ग्रुप्स बने मिलेंगे आपको लोगों के, वो बातें कर रहे होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें कर रहे होंगे, वो किसी और चीज की बातें कर रहे होंगे, और आपको क्या फील होगा अगर उनमें से कोई एक चीज भी आपको नहीं पता। आपने देखा होगा एग्जाम सेंटर के बाहर में लोग 50 तो किताबें खोल के बैठे रहते हैं ना। आपके दिमाग में भी क्या आता है, अरे यार मेरे भी रह गया वो, ये वाला करंट अफेयर्स रह गया, अरे यार ये वाली बात कर लूँ, ये वाला भी पढ़ लूँगा, वो रहता है। और अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो ना इन चीज़ों को लेकर के, पहले उस एग्जाम को माहौल को आपने झेला हुआ है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ आप कुछ नहीं करोगे, चिल मारोगे। भैया कितने बजे का टाइम है कि 9 बजे का, एंट्री कितने बजे, 8:30 बजे, कितने बजे पहुंच गए, 8 बजे, 8 से लेकर के 8:30 आप चिल रहोगे मस्त। जिसको जो करना है करे, जिसको किताब पढ़नी है पढ़े, जिसको बातें करनी करे, आप मस्त रहोगे, चिल रहोगे, ये देखोगे यार मैं कैसे कूल फील करूं, मैं कैसे काम फील करूं। और वही कॉन्फिडेंस आपको पेपर में काम आएगा। नहीं तो घबराहट में क्वेश्चंस गलत होते हैं, फिर वो आकर के जो कहते हैं ना कि सिली मिस्टेक्स हुई हैं हमसे, सिली मिस्टेक्स तभी होती हैं जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। और वो कॉन्फिडेंस लूज आप तब नहीं करोगे जब ये जो माहौल है इसको झेलोगे। कर लोगे क्या, जोश में बताओ, कर लोगे क्या, अरे कर लोगे क्या, ये हुई ना बात। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज लास्ट बचती है, इंटरव्यू पे बात करूंगा, थोड़ा 2 शब्द बोलूंगा इंटरव्यू पे। देखो सिलेक्शन में जाने से पहले एक बार तो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना कि आपके विचार ना, मेंटल थॉट्स आपके जो है ना, ये बहुत प्योर होने चाहिए। अगर आप में से कोई भी आदमी अगर नेगेटिव थॉट्स लेकर के जा रहा है सिलेक्शन के लिए, कि जा करके और ये मचा दूंगा और गदर मचा दूंगा और पैसा कमा लूंगा और फलाना कर लूंगा ढिकाना कर लूंगा, मत लेके जाना, बिल्कुल भी लेके मत जाना। क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से हो, आप उन टॉप माइंड्स में से हो जो आने वाले समय में स्टेट का और पूरे देश का भविष्य बनने वाले हो। अच्छी सोच लेकर के जाना। और अगर आपके इरादे नेक है ना, तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ इस बात को कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगी। और इरादे अगर गलत है ना, तो कई सारी चीज़ें नेगेटिव ऐसी हैं जो आपको कोशिश करेंगे कि यार ये आदमी अगर वहां पहुंच गया तो ये क्या ऐसी तैसी करेगा सिस्टम की, इसको कैसे भी करके रोको। और ये परिलक्षित होंगी, ये झलकेंगी आपकी बातचीत में, ये नजर आएंगी आपके इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू में क्या होता है, कोई आपका ज्ञान का पता चल जाता है क्या, नहीं चलता पता। इंटरव्यू में सिर्फ एक ही बात का पता चलता है, और वो है आपकी पर्सनैलिटी का। ठीक है, और पर्सनैलिटी में क्या, पर्सनैलिटी में ये कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप चीज़ों को लेकर के सोचते कैसे हो, आप किसी चीज़ के बारे में क्या नजरिया रखते हो। इसलिए तो वहाँ 4-4 5-5 लोग बैठे हैं। वो बैठ करके जब एक व्यक्ति दूसरे से बात बात कर रहा होता है, आपसे एक इंटरव्यूअर बात कर रहा है, वो 3 लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपको फील ही नहीं होगा। वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे होंगे, आपको ऐसे फील करा रहे होंगे कि यार जैसे कि इंटरेस्ट ही नहीं है इनको, लेकिन वो सब सुन रहे हैं, वो सारी चीजें समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि तुम किस तरह जवाब देते हो, वो ये देख रहे हैं कि तुम अपनी बात पे अड़िग हो के नहीं। ठीक है, तो इंटरव्यू ज्यादा कुछ नहीं है, 1-to-1 टॉक है, और सिर्फ ये पता करने का तरीका है कि आपके व्यक्तित्व में वो चीजें हैं कि नहीं जो एक अधिकारी में चाहिए। और वो चीजें क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं वो, क्या चीजें हैं, इंटीग्रिटी सब मस्ट है, वो तो मस्ट है। इंटीग्रिटी मतलब पढ़ लोगे, जब एथिक्स आएगी तो ये चीज़ें एथिक्स पढ़ाने का कारण भी यही है। ठीक है, सिविल सर्विसेज में एथिक्स पढ़ाने का कारण भी यही है। इंटीग्रिटी तो आपके अंदर होनी, सत्यनिष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब। ठीक है, दूसरा और भी कई सारे जो ट्रेट्स हैं, जितने भी आपकी जो वैल्यूज हैं, वो सारे इंटरव्यू से ही पता चलते हैं। 20-25-30 मिनट जो भी, 30 मिनट तो खैर नहीं खिंचता किसी का भी, 20-20 मिनट से मैक्सिमम होता है। तो 20 मिनट के इंटरव्यू में 1-to-1 टॉक में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी को बात करते समय वो बात करने में मजा आता है कि नहीं, कि यार इस आदमी की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा है कि नहीं, कि इससे कोई व्यक्ति 1-to-1 टॉक करे तो कुछ ऐसा निकल के आए कि हाँ यार इस आदमी में कुछ बात है।
इसके अंदर कुछ ज्ञान है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो वाकई में सोसाइटी के लिए काम आ सकती है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये अलग चीजें, ये सब हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ आपकी स्ट्रेंथ भी होती हैं। सब व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट आपके प्योरिटी ऑफ माइंड आपके अंदर अभी होनी चाहिए। बाद में क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं मतलब, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन के प्रोसेस में जाने से लेकर के और जब तक सिलेक्शन आपका नहीं हो जाता, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक आपके माइंड को प्योर बना के रखना। बहुत सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये कर लो, पैसे दे के लग जाओ, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, ये तो प्रोसेस ही ऐसे है और इसमें तो पैसे दे के होता है। कुछ नहीं होता भैया, कुछ भी नहीं होता। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। और कोई ये कह देना कि इंटरव्यू में ये दे दो वो दे दो, 1% मत सोचना। 74 मार्क्स है मेरे इंटरव्यू में, चेक कर लेना। 74 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। और कहीं कोई लाग लपेट दिमाग में है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर मेरे आ सकते हैं तो मैं कह रहा हूं आपके भी 100% आ सकते हैं। और मेरे जैसे जाने कितनों के आए हैं, जाने कितनों के आए हैं। अब कोई अगर एक आदमी ये क्लेम कर रहा है ना कि भाई साहब मैं तो ऐसे करके लगा रहा, मैं तो वैसे करके लगा रहा, ऐसे होता ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो पागल बना रहा है आपको, कुछ नहीं है, ठीक है। और सेलेक्ट हुआ कोई आदमी ऐसी बात कहता भी नहीं है। सेलेक्ट हुआ कोई आदमी मुझे नहीं लगता कि कोई कहेगा ऐसी बात, क्योंकि सिलेक्शन तो भैया चाहे कुछ भी हो, होता तो मेहनत से ही है। कोई अगर ये कह देना कि बिल्कुल ही साहब सब कुछ ही खत्म ही हो चुका, पूरा सिस्टम ही खत्म हो चुका, तंत्र ही खत्म हो चुका, और ये जो अब तो सब भंडारा चल रहा है, जो पहले आ गया उसको मिल गया, तो मैं उस पर यकीन नहीं करता। सिलेक्शन तो आपकी मेहनत से ही होगा। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? देखो, करंट अफेयर्स आपकी बेसिक नीड है। ऐसे समझो कि ये आपको रोज खाना है, जैसे खाना आपको रोज चाहिए ना, ऐसे करंट अफेयर्स आपको रोज खाना है, रोजाना खाना पड़ेगा आपको। ये कैसे खाओगे? खाने के साथ करंट अफेयर्स को खाओ। कैसे खाओगे? मैं बता देता हूँ कैसे खाओगे। यूट्यूब पर आप किसी भी जो डेली न्यूज एनालिसिस डीएनए जो देखोगे, या तो स्प्रिंग बोर्ड का देख लो, उसके भी चलता रहता है, या कोई भी चैनल आप देखोगे, तो डेली न्यूज एनालिसिस के जो वीडियोस हैं, कोई भी एक चैनल सेलेक्ट करो, उस चैनल सेलेक्टेड चैनल से रोजाना 1 घंटा आपके पास सफिशिएंट है। वैसे जनरली 20-25 मिनट का वीडियो होता है टोटल, लास्ट, इससे ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं होता। आप जब खाना खाने बैठे हो तो ईयरफोन लगाए और शुरू हो जाओ। देखना नहीं है, ध्यान आपका पूरा खाने पे ही रहे। कान आपके कहाँ रहने चाहिए? उस वीडियो पे जो चल रहा है ना, उस वीडियो पे रहने चाहिए कान आपके। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद में आपको इतने सारे व्यूज आपके दिमाग में होंगे किसी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है कि न्यूज एनालिसिस में सारी चीज़ें कैसे आती हैं कि किसी चीज़ का प्रो क्या है, उस चीज़ का कॉन्स क्या है, और उसका मिडिल पाथ क्या है। तो आपके व्यूज जो है ना वो ब्रॉड हो जाएंगे। किसी चीज़ पे सोचने का, विचारने का जो तरीका है ना वो बदल जाएगा आपका, ठीक है। युद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रसिया ने जो है यूक्रेन पे हमला किया, यूक्रेन का व्यू क्या है, रसिया का व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है, अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सारी चीजें आपकी तब डेवलप होंगी जब आपको न्यूज एनालिसिस पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो क्या कर लो आप, जो हलवा आपको मिल रहा है वो कर लो। तो 1 घंटा खराब हुआ था, टाइम मैनेजमेंट कह रहे थे ना, टाइम मैनेजमेंट किसने पूछा था? 1 घंटा बच गया। 24 घंटे ही है ना सबके पास, कोई ऐसा आदमी है जिसके पास 24 घंटे के अलावा एक्स्ट्रा कोई घंटा होता हो? 25 घंटे हो किसी के पास, है क्या? अभी मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया तुम्हें, ये चीज़ तुम्हें आगे कर देगी और लोगों से, ठीक है। ये 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया। अब ऐसे समय निकालने के लिए बहुत तरीके हैं, तुम बहुत निकाल सकते हो। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे समय निकालोगे देख लो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाना बनाते होंगे घर में, बनाते हो कोई लोग, खासकर लड़कियां बेचारी बनाती होंगी, तो उस टाइम क्या करना है आपको? वीडियो कॉल। तो इस वीडियो कॉल्स को बंद कर दो अभी कुछ समय के लिए, ठीक है। कुछ समय के लिए इन वीडियो कॉल्स को बंद कर दो, और कुछ समय के लिए केवल वीडियो चालू कर दो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के या जो भी न्यूज एनालिसिस के वीडियोस हैं, या फिर जो रिवीजन क्लासेस हैं, यहाँ की जो रिवीजन क्लासेस हैं, वो आप शुरू कर दो। कर दोगे क्या? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? देखो, मेहनत तो बच्चों तुम्हें ही करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत तो तुमको ही करनी पड़ेगी, तुम्हारी जगह कोई मेहनत करने नहीं आएगा, और कोई और करके जाएगा तो प्रसाद भी वही लेके जाएगा फिर, ठीक। तो शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं? बनाने ऐसे हैं कि आपके पास में की पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। की पॉइंट्स कैसे होंगे? अब मैं देखो हर चीज़ को लिंक करूंगा। अभी मैंने कहा था कि आप पढ़ो, आप जो वीडियोस देखो न्यूज एनालिसिस वाले, न्यूज एनालिसिस के जो वीडियोज होते हैं उसमें आपको की पॉइंट्स बताए जाते हैं। जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपके पास में किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में नहीं लिखना है, किसी भी चीज़ को डिटेल में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका की पॉइंट लिखना है, ठीक है। की पॉइंट कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? जैसे एक आरपीए, अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं?
पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं किसी भी चीज़ की? ठीक है, चलो देखो, मैं बहुत बहुत बेसिक सा वो ले लेता हूँ, टॉपिक ले लेता हूँ। मूल अधिकार के बारे में सबने पढ़ा है? जब मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे हो तो ऐसे नहीं कि मूल अधिकार लिख दिया और उसके बारे में 4 पन्ने भर दिए। ये शॉर्ट नोट्स नहीं है। ये तो लिख करके तुम्हें नोट्स में मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है। शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो जैसे मूल अधिकार लिखा तो मूल अधिकार के सामने लिखा ये आर्टिकल 14 में 14 के सामने पॉइंट्स होने चाहिए। समता, उसके सामने विधि की समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, ये 2 पॉइंट हो गए बस। अब ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए क्लियर कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है और विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है। तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट को मैक्सिमम मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में आप जो है रिवाइज कर दो पूरी को। जब आप पूरी सब्जेक्ट की बात करो, जैसे पॉलिटी आपकी पूरी है तो पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि 25 मिनट के अंदर मैक्सिमम आप पूरी पॉलिटी को खत्म कर दोगे। करोगे कैसे? कि सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में चल रही होगी, आपके दिमाग में सिर्फ और यहां सिर्फ आपको देखना है, की पॉइंट्स को देखना है। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो कुछ नहीं बैठ रहा, फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ गधा मजदूरी कर रहे हो बस। ठीक है, गधा और घोड़ा दोनों मेहनत करते हैं ना? कौन पसंद है आपको? घोड़ा पसंद है? हॉर्स पसंद है? क्यों? क्यों? शादी में उसी पे बैठते हैं इसलिए? हाँ, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो बच्चों। बात यह है कि कंपटीशन इतना है कि जिस एग्जाम में के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, उस एग्जाम के लिए लाखों बच्चे लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं नहीं पहुंच पाओगे। स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है आपका। और स्मार्ट वर्क कैसे होगा? की पॉइंट से जोड़ो, व्यूज को बढ़ाओ। अपने व्यूज कैसे बढ़ाओगे? आपके अलग अलग एनालिसिस आपने जब सुने किसी चीज के बारे में तो उन पॉइंट्स को दिमाग में रखो, डिस्कस करो। अभी आपने कहा था कि पीयर ग्रुप कैसे बनाएं, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पीयर ग्रुप कैसे बनाएं। पहली बात तो मेरा मानना तो यह है कि पीयर ग्रुप बनाओ ही मत। मेरा मानना यह है कि पीयर ग्रुप बनाओ ही मत। और अगर बनाया है तो हर वो मित्र, हर वो दोस्त ना आपका ऐसा होना चाहिए जिसका टोटली आप जो कंप्लीट जो कनेक्शन है ना वो सिर्फ इस एग्जाम से है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या उससे बड़े लेवल की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस व्यक्ति विशेष का जो टोटल ध्यान है ना उस विशेष उसी चीज पे हो। जब आप फ्री हो तो आप और विषयों पे चर्चा ना करें, चर्चा आपकी सारी होनी चाहिए इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। इन पे डिस्कशन करो आप कि भैया रसिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में आपके क्या व्यूज हैं। क्या रूस ने जो हमला किया वो ठीक था क्या? या यूक्रेन जो कर रहा है वो ठीक है क्या? या अमेरिका जो कर रहा है वो ठीक है क्या? इस तरह के व्यूज, ऐसी चीजें डिस्कस करने लगोगे ना तो चीजें स्मूथ हो पाएंगी। अब ये कैसे हो पाएगा? जिस दिन लगे ना, जिस दिन ये लगे कि ये जो यार दोस्त है, ये जो व्यक्ति विशेष है, ये टाइम पास ज्यादा कर रहा है, काम की बात कम करता है, मैं कह रहा हूं आपको छोड़ दो उसको। कितना ही खास हो तुम्हारा, कितना ही घनिष्ठ मित्र हो, कुछ दिन के लिए छोड़ दो उसको। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक प्रजाति है हमारे समाज में बहुत जोरदार वाली प्रजाति है, कौन सी पता है? बहुत खतरनाक प्रजाति है। इसको ये नहीं पता कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे का सब पता है इसको। ठीक है, तो ये जीने नहीं देंगे, ये जीने नहीं देंगे, बता रहा हूँ। और इसी सब से जुड़ा हुआ एक चीज़ और है जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, और मैं ही नहीं, हर वो व्यक्ति जिसने मेहनत करके कुछ पा लिया है वो हर एक व्यक्ति इसको रियलाइज करता है कि जिस दिन तक आप कुछ नहीं हो ना उस दिन तक सब ऐसे ही है। 50 गलतियां आपकी ढूंढी जाएंगी, और जिस दिन रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आपका नंबर होगा ना उस दिन आपकी सारी गलतियां माफ, और आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो जाओगे उनकी नज़रों में। फिर वो आपसे रिश्ते जोड़ेंगे। मेरे तो फलाने मेरी बुआ की देवर का बेटा का वो है, हमारे तो साहब बहुत अच्छे संबंध है साहब इनसे, जोड़ना शुरू करते हैं क्या? ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, समाज में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनसे बचना है तो मेहनत करो, करनी ही पड़ेगी, और कोई विकल्प नहीं है। इस मेहनत का तुम्हारे पास में कोई विकल्प नहीं है। करोगे तो आगे निकल ही जाओगे, 100% निकल जाओगे। ठीक है, दूसरा एक छोटी सी चीज, जैसे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाली बात आई थी ना, इंग्लिश मीडियम पे भी मैं बात करूंगा, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा सुन लो। अभी इधर से कहा था किसी ने कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम है, ऐसा? हम भी हिंदी मीडियम से निकल के आए हैं, क्या हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं क्या? हो नहीं रहे हैं क्या? खासकर आर एस फाउंडेशन बैच वाला ज्यादा है यहाँ पे मेरे ख्याल से। तो आर एस वाले बता दो मुझे, क्या हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं ना? तो क्यों सोचना इतना यार? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जिस दिन मैंने पहली बार जब आंसर राइटिंग शुरू करी थी तो मेरे को लगा था मैं यार इससे ज्यादा कचरा मैं क्या कर सकता हूँ। जिस दिन पहली बार मैंने आंसर राइटिंग शुरू करी थी ना उस दिन मुझे लगा ये इससे ज्यादा कचरा मैं कर क्या सकता हूँ।
और 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद में जब धीरे 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 चीज हुई तो मैं पुरानी जो कॉपीज को और आज जब मैं जब कंपेयर करता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ये क्या है और ये क्या है, मेरे में तो कोई परिवर्तन आया नहीं, वही चीजें हैं, सब कुछ दिमाग में भी वही सब कुछ है। लेकिन आप आंसर राइटिंग आपकी डिपेंड करेगी, वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, वो आप कितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते हो, कितनी बार उस चीज को जो है टाइम दे रहे हो आप, ये उसी पर डिपेंड करेगा आपका। बेहतर होता जाएगा हमेशा। आप ये ट्राई करके देख लेना, आज कोई चीज लिखो आप और 7 दिन बाद उसी चीज को, सेम क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, 7 दिन में आपको आपके जो क्वेश्चन के जो पैटर्न है, जो आंसर राइटिंग का जो पैटर्न है, वो परिवर्तन आपको नजर आ जाएगा उसमें। ठीक है, आप करके देखिए, होगा ये, धीरे धीरे सब चीज होंगी। टेस्ट सीरीज कभी मत छोड़ना, टेस्ट सीरीज को कभी भी मत छोड़ना। बड़ी समस्या होती है, क्या होता है कि अपन क्या करना शुरू कर देते हैं, टेस्ट सीरीज में अपनी रैंक देखना शुरू कर देते हैं। यहां रैंक बनाने के लिए नहीं आए हो, रैंक देखनी है तो कहां देखनी है, आरपीएससी की लिस्ट में देखना, यूपीएससी की लिस्ट में देखना। यहां जब रैंक देखना शुरू कर दोगे तो उसके लिए क्या करोगे तुम, एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए एक तो नोट दूसरे की कॉपी चेक करना शुरू कर दोगे। ठीक है, दूसरे की कॉपी करना शुरू कर दोगे, इससे निकाल निकाल के आंसर्स को, और तब जो अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे, फेल हो जाओगे भैया, साफ बता रहा हूं, फेल हो जाओगे। टेस्ट सीरीज जो है उसका पर्पज, सोल पर्पज जो उसका वो ये है कि आपको कितनी चीजें आती हैं कितनी चीजें नहीं आती हैं, ये आपको जो है ज्ञात कराना, उसका सीधा पर्पज यही है। और अगर आप उसको ये इस चीज को दिमाग में बिठा के चलने लगे ना कि यार मैं, मेरी कोचिंग में 200 बच्चे हैं और इन 200 बच्चों में से जो है मेरी टॉप रैंक आए, तो भाई साहब इंप्रेस करने के और भी बहुत तरीके हैं। ठीक है, समझ रहे हो, पीछे इंप्रेस करने के और भी बहुत तरीके हैं। अभी कुछ दिन मत करो, जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप काफ़ी चीज़ें इंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज पे विशेष फोकस करना। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज, अगर टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन हैं और आपको केवल 50 आते हैं, तो दोस्तों केवल 50 ही करना, 50 के ऊपर मत जाना, क्योंकि उन 50 को जब आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो केवल केवल रेशो जो आपका निकलेगा उन 50 क्वेश्चन से निकलेगा। ठीक है, उन 50 पे फोकस करो और ये इंश्योर करो कि जब टेस्ट सीरीज खत्म हुई है उसके बाद में जो इन 50 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ये तो पक्का है कि वो आपको आते नहीं है, और नहीं आते तो वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उन टॉपिक से रिलेटेड चीजें जाकर के देख लो एक बार। जो क्वेश्चन गलत हुए वो दोबारा गलत नहीं हो। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होंगे लगातार, तो वो रिपीट होने का कारण यही है कि वो क्वेश्चंस छांट छांट के ऐसे रखे गए हैं जो कॉमन मिस्टेक या सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत होते हैं। कई सारे क्वेश्चन बहुत ऐसे होंगे कि अरे यार ये तो मुझे आता था, ये गलत कैसे कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज में जानबूझ के रखा जाता है। ठीक है, तैयारी की शुरुआत कब करें, पीछे से पूछा था किसी ने, 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फाउंडेशन बैच ले रहे हैं तो बेस्ट है 12th के बाद में। ठीक है, फाउंडेशन मतलब 12th प्लस फाउंडेशन जो वाला बैच ले रहे हैं, तो ये बेस्ट है 12th के बाद में। ठीक है, दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी टारगेट ओरिएंटेड हैं, पहले से सोच रखा है यार मुझे जाना है इसी में, यही सब्जेक्ट लेनी है मुझे, मैंने ऐसे कई, जनरली हमारे सोसाइटी में क्या है, एक टैबू बना हुआ है कि अगर 80-85% से ऊपर बनाए तो उसको मैथ साइंस दिलाएंगे, बायो दिलाएंगे, यही होता है। और आजकल तो एक नया एक वो चल गया, नीट वाला, बहुत खतरनाक वायरल बुखार है वो, तो वो और चल गया, तो लोगों के दिमाग में भाई साहब फैक्ट्री में घुसा देते हैं, और फैक्ट्री के बाहर या तो दवा कुचला निकलता है या फिर कुछ बन के निकलता है। बन के निकले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं। पर अगर 12th के बाद आपने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि आपको करियर इसी डायरेक्शन में बनाना है, तो बेसिकली आप शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए आप। ठीक है, 12th के बाद ही शुरू कर दीजिए सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो ग्रेजुएशन करने के बाद में मैथ साइंस से जो इंजीनियरिंग करके आएगा या फिर जो बायो से जो कुछ करके आएगा, बीएससी करके आएगा, वो आके पढ़ना तो यही है उसको। क्या पॉलिटी नहीं पढ़ेगा क्या, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ेगा ना, एथिक्स, तो ये तो तुम पहले ही पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा बेहतर होगा उनका बेहतर होगा। जो जो आदमी किसी चीज़ को 3-4 साल से लगातार पढ़ रहा है और एक आदमी जो आकर के पढ़ेगा, बेहतर किसका होगा, तुम्हारा ही होगा। मैडम ने पूछा था कि टारगेट ओरिएंटेड कैसे होकर के पढ़ाई करें, ठीक है, या कम समय होता है तो कम समय में, देखो शॉर्टकट तो किसी चीज़ का है नहीं मेरे पास, किसी भी चीज़ का नहीं है, आपकी मेहनत ही है जो शॉर्टकट बनाएगी, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड होने में थोड़ा सा ये है कि कई बैचेज यहाँ जब चलते हैं, मैंने कई बार देखा है स्प्रिंग बोर्ड में, जैसे एग्जाम नजदीक जब आता है ना, तो आपके बैच के साथ साथ में कई बैच ऐसे टारगेट ओरिएंटेड बैच चलाया जाता है जहाँ जिसका बेनिफिट एक्सेस आपको भी दिया जाता है, दिया जाता है ना, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, एक्सेस आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप उस जो एक्सेस आपको जो जिस बैच का दिया है, आप उस बैच को फॉलो करिए, डेफिनेटली चीजें वहीं उस टाइमलाइन से निकल जाएंगी, क्योंकि वो पूरे बैच को उसी हिसाब से ओरिएंट किया जाता है कि इतने दिन में इस सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा, और ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में इतने दिन में रिवीजन के लिए चाहिए हमें, तो वो उस चीज को फॉलो करेंगे तो आप अपने आप ही टारगेट ओरिएंटेड जो है काम करना शुरू कर देंगे। ठीक, बी प्लान,
आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पे आरएएस बनने की सपना लेकर के आए हैं? देखो, सारे आरएएस की सोच के आए हो, आईएएस की सोच के आए हो, टॉप मोस्ट जॉब्स की सोच के आए हो ना, तो नीचे वाली जॉब के लिए नहीं सोचना है आपको। नीचे वाली जॉब्स के लिए नहीं सोचना है। अब क्या ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ तुमको, मैंने मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता दूंगा मैं थोड़ी देर में तुम्हें। मैंने मेरी लाइफ के 4 साल 5 साल खराब करे हैं। खराब कैसे करें? कि मैंने शुरुआत करी थी नीचे से और धीरे 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 ऊपर आया था। अगर ये इस दौरान अगर मैं शुरुआत ही ऊपर से कर देता तो मैं बहुत पहले ऊपर आ गया होता। ठीक है, थोड़ी देर पहले सुना होगा वीडियो में, चौथा पांचवा पायदान नौकरी का। ठीक है, पहले सीएएसएफ में रहे थे, फिर वहाँ से एनएसजी चले गए थे, फिर वहाँ से फिर सीएजी में चले गए थे, फिर टीचर बन गए थे, टीचर से बन के फिर यहाँ आ गए थे। तो इतना समय आपको ख़राब नहीं करना है। इतना समय आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। अपना जो स्टडी का जो स्टैंडर्ड है, जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, वो हमेशा ऊंचा रखो। ऊंचा रखने के साथ में आपको जॉब देने किसी दूसरी जॉब की जो एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोक रहा। पीछे से पूछा था किसी ने, किसने पूछा था? किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इस सिलेबस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जो आता है आपको बिना झिझके वो पेपर जो है अटेम्प्ट करना है, जाकर के वो पेपर देना है। चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो। सिलेक्शन होगा तो गुड एंड वेल, फिर डिसाइड करेंगे कि उसको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। और सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कम से कम आपको आपका स्टैंडर्ड पता चल जाएगा, और बिल्कुल देसी भाषा में को तो आपको आपकी औकात पता चल जाएगी कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। आपको ये पता चल जाएगा कि आरपीएससी की औकात क्या है, वो किस स्टैंडर्ड का पेपर देता है, और आप कहां बैठे हुए हो अभी। या तो आपको पेपर इजी लगेगा, और या आपको लगेगा कि भाई साहब अपने बस की नहीं है। ठीक है, तो पेपर आप दो, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दो। सिलेबस अगर ओवरलैप हो रहा है, चीजें मैच हो रही, जैसे अब सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की फॉर्म्स निकले हुए, वैकेंसी आई हुई है, आरएस का काफी सिलेबस जो है उससे जो है ओवरलैप होता है ना। तो आप बेशक उसकी जो तैयारी करिए, कोई इश्यू नहीं है, आगे एग्जाम दीजिए। लेकिन दिमाग में ये बी प्लान नहीं होना चाहिए कि यार ये नहीं हुआ तो ये तो कर ही लेंगे। ये अगर रखोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कभी नहीं ऊपर पहुंच पाओगे। आपके दिमाग में एक ही चीज हमेशा खटकनी चाहिए, बनना तो वही है, बीच रास्ते में जो पड़ाव आएंगे वो भले ही झेल लेंगे, लेकिन जाना तो वही है, पहुंचना तो वही है हमें। जब ये सोच रख के चलोगे, जब ये ऊंचा स्टैंडर्ड बना के दिमाग में चलोगे ना, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बी प्लान वाला जो चीज है ना, इसको दिमाग से निकाल देना। ये तो सिर्फ ऐसे समझो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। ठीक है, कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाने गए, तो आपको कोई ड्रिंक्स में कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिल गया, ये ऐसे समझो आप, मिल गया बहुत अच्छी बात है। उदाहरण बता देता हूँ, मैंने 2018 में सेकंड ईयर टीचर और लेक्चरर दोनों के एग्जाम्स निकले हुए थे, मतलब वैकेंसी निकली हुई थी दोनों की। आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो दोनों की जो वैकेंसी थी वो हमने फिल कर दी, क्योंकि उसमें एक जो पहला जो पेपर होता है, एक पेपर जो होता है वो जीके जीएस का आता है। ठीक है, तो हमने कहा जब ये आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो कर ही लेंगे। सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का था, वो सब्जेक्ट मेरी ऑलरेडी स्ट्रांग थी। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली इस बात को बोल रहा हूँ, मैंने एक सिंगल दिन, एक सिंगल डे कभी, ना तो सेकंड ग्रेड के लिए ना कभी फर्स्ट ग्रेड के लिए किताब उठा के नहीं देखी मैंने। जो यहाँ पढ़ाया गया था जीके जीएस में, और जो मेरी सब्जेक्ट थी वो ऑलरेडी स्ट्रांग थी, उसको दे करके जाके आया था। 23वीं रैंक है, 2018 बैच देख लेना, टीचर में, और ज्वाइन किया था, 1 साल रहा था। दोनों में हुआ था सिलेक्शन। पहले ज्वाइनिंग जिसकी आई उसको ज्वाइन कर लिया, दूसरी को हमने छोड़ा। मैं किसी और के माथे आएगी वो, किसी और के जो हिस्से की चीज़ है उसको अपन नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्वाइन तो करके रखना ही नहीं था मुझे, तो मेरा पहले से टारगेट था कि भाई जाना तो यही है, उस जॉब में तो रहना ही नहीं है। तो जो यहाँ पढ़ा रहे ना आपको, आप उसको स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन करते चलो, साथ के साथ में टेस्ट सीरीज देते चलो, और अपना जो रेगुलर जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस आप जो है आकलन करते चलो कि यार पिछली बार मैं इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे, नंबरों से नहीं, नंबरों से नहीं आंकना खुद को। पहले ये देखो कि मैंने पिछली बार 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे, जिनमें से मेरे 18 सही हो गए थे, लेकिन 2 गलत हुए थे। पहले तो उन 2 को देखो और उसके बाद उन 80 को देखो। अगली बार फिर जब नेक्स्ट वीक जब पेपर होता है तो उसमें देखो कि आपने इस बार कितने अटेम्प्ट करके, साहब इस बार मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो आपका रेशो बढ़ गया क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट का। और 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसमें से कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं वो आपकी देखो, प्लस जो बचे हुए क्वेश्चन उनको देखो आप। धीरे 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 ये संख्या डेफिनेटली 80-85 तक पहुंच जाएगी। और इसके ऊपर तो टॉपर भी नहीं करता भाई, कुछ क्वेश्चंस टॉपर्स के भी सही नहीं होते। ये दिमाग से निकाल देना कि आप 100% स्कोर कर लोगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होते, वो छोड़ने के लिए ही होते हैं। आपको भाई स्मार्ट वर्क दिखाना है ना, आप में वो स्मार्ट चॉइस भी होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन पे खोपड़ी पचानी है, किस पे नहीं पचानी है।
लग रहा है कि ये क्वेश्चन, अब रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और रीजनिंग के कोई क्वेश्चन में वो बन ही नहीं रहा है, और उसमें तुम 10 मिनट में यार कुछ नहीं, अब तो ये क्वेश्चन तो करके ही मानूंगा, तो कर लो जीत बेटा, फेल हो जाओगे। वो 10 मिनट खराब क्यों करने? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो जब मैं यहाँ मैं पढ़ा करता था यहाँ, तो मैं क्या करता था, जैसे अपने जो नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए हैं, या आपको जो है डीपीएसपी पढ़ाए हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता था, जैसे ब्रेक होता था, अब हम बैचलर लाइफ में थे, खाना वाना खुद बनाना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, सुबह सुबह कौन खाना बनाए, अर्ली मॉर्निंग वाले बैच में आते थे, तो हम क्या करते थे, जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ तो 15-20 मिनट का ब्रेक होता था, नीचे जाते थे, पोहे हुए खाने के लिए जाते थे, तो आप यकीन मानोगे इस बात को, मैं ईयरफोन लगा लेता था अपने, ईयरफोन में कुछ नहीं चल रहा होता था, ईयरफोन लगा लेता था, वो ईयरफोन जस्ट बाहर के साउंड को कम करने के लिए थे, ईयरफोन लगा, चुपचाप नीचे उतरे, चूंकि ईयरफोन लगाया तो आपसे साइड वाला कोई बात ही नहीं करेगा, यार पता नहीं बात बात कर रहा होगा फोन पे, नीचे निकले, मेरे दिमाग में वही चलता रहता था, क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है, उसमें क्या था, ये था, 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, 39 में क्या है, 40 में क्या है, वो सारी चीज़ें चलती रहती थी। एक टाइम के बाद में आपको मतलब लिटरली ऐसा फील होने लग जाएगा कि एक आग होगी आपके अंदर पढ़ने की, और जिस दिन ये फील हो जाए ना कि आज मैं सेटिस्फाइड हूँ पढ़ाई से, उसी दिन समझना कि तैयारी कर रहे हो, और नहीं तो धक्का पेल है, कुछ नहीं है। जिस दिन ये सच में पता चल जाए ना, लग जाए खुद को कि यार हाँ वाकई में तैयारी आज हुई है मेरी, आज मैंने कुछ सीखा है, आज मैंने कुछ पढ़ा है, वो आग नजर आएगी खुद के अंदर, फील होगी खुद को, तो ही समझना कि तैयारी कर रहे हो, नहीं तो धक्का पेल है, कुछ नहीं है, फिर वो करते रहना। लोग अपने आप आपके बारे में बात करना शुरू कर देंगे, जब आप करोगे तो लोग अपने आप आपके बारे में बात करेंगे कि यार देख फलाने का वो यार दिन भर लगा रहता है, यार दिन भर लगा रहता है, उसको कोई मतलब ही नहीं किसी चीज से, पढ़ता रहता है। आपके यार दोस्त करना शुरू कर देंगे, आपकी बुराई भी करेंगे, कहेंगे यार तू बड़ा यार कलेक्टर हुआ, तू ही बनेगा कलेक्टर। हाँ पर ठीक है, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब को देना कैसे देना है, जवाब रिजल्ट से देना है जवाब, ठीक है, बहसबाजी में नहीं पढ़ना, जवाब देना आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से देना है, रिजल्ट से जवाब दोगे वही सबसे बेहतर रिजल्ट हो जो है जवाब होगा, बाकी तो सब ऐसे धक्का पेल चलता ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। रिवीजन बैक टू बैक करो, जैसे हम लोग क्या करते थे प्री में, प्री के टाइम पे रिवीजन जब हम करते थे तो ऐसे था कि रोज का टारगेट कर लेते थे कि यार ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में राजस्थान ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन जो है याद करके आना भाई, चारों पांचों, ठीक है, और कि यार ये वाला पोर्शन याद करके आना, और उसमें से एक दूसरे क्वेश्चन पुटअप करते थे, हमारा टारगेट ये रहता था कि इसका क्वेश्चन कैसे भी गलत हो, तो अनाप शनाप उल्टे सूदे जैसे जो है क्वेश्चन पूछते थे उससे। अब अगर उसका किसी का क्वेश्चन गलत हुआ तो मार्किंग रखते थे हमारे पास में, तेरे कितने गलत हुए, एक, तेरे कितने हुए, तीन, तेरे चार, जिसके सबसे ज्यादा गलत आज का, यार फिर वो आगे छोटी सी बात पे आ गए ना, पेट भर लो बस, उतने पे ध्यान रखो, ये सब कह रहा हूँ कुछ दिन के लिए छोड़ दो यार, मौज मस्ती ये सब छोड़ दो, नहीं बता रहा हूँ, पब्लिक हंसती रह जाएगी। और ये अभी जो लोगों को प्रभावित करने का जो मन बन रहा है ना तुम्हारा, कि यार कुछ नहीं मैं कमेंट करूंगा, लड़कियां हंसेंगी और वाह ओ वाओ वाओ, ओ डूड, कुछ नहीं है, डूड वूड कुछ नहीं है, अल्फा मेल वेल सब सब रखे रह जाते हैं, ठीक है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप डूड हो, तो आप लगोगे कि हाँ ये कूल पर्सनैलिटी है, और नहीं तो कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, समझे। तो बेसिकली बात यह है कि थोड़ा सा चीज़ों पे अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर दो, आज से शुरू करोगे, धीरे 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 कुछ चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी, चेंजेज हमेशा, जब भी परिवर्तन आते हैं ना तो हमेशा थोड़े से दुखदाई होते हैं, थोड़ी सी इश्यूज क्रिएट करते हैं, वो आपको परिवर्तन होने से रोकेंगे, आपकी बॉडी खुद रोकेगी, आपका मन खुद रोकेगा आपको, लेकिन आप बनाओ। अब आप लोगों में से कोई कि मैं बहुत लंबे समय के बाद में इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, अब जैसे सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मैंने 2 साल पहले एक प्रण लिया था कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, 2 साल नहीं, अराउंड 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल पहले मैंने खुद ने प्रण लिया था कि मेरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते जा रहे थे, धीरे 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 धीरे, और वो सडनली शॉर्ट ऑफ ऑनर मिला था तो ज़्यादा फेमस हो गया था थोड़ा सा, तो अब जितने ज़्यादा फॉलोअर्स उतने ज़्यादा मैसेजेज आ रहे हैं अनाप शनाप, अब हर किसी को आप मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाते हो, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं सोशल मीडिया को जो गिव अप कर दूंगा, नहीं नहीं करूंगा मैं यूज अब, तो मैंने लगभग 1.5 साल पहले सोशल मीडिया को छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, सिलेक्शन के बाद छोड़ दिया, सिलेक्शन के बाद छोड़ दिया, आप पहले छोड़ सकते हो, उससे पहले भी छोड़ रखा था मैंने, मेरी पहली इंस्टाग्राम की आईडी, कोई मेरे जाके चेक कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने जो मेरी बनाई थी वो बनाई थी 2 फरवरी 2022, 2/2/2022, 2 फरवरी 2022 को मैंने मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी बनाई थी, उससे पहले मुझे नहीं, मतलब क्या इंस्टाग्राम क्या फेसबुक कोई मतलब नहीं, तो लगे हैं ना अभी जिस पाइपलाइन से हम गुजर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में हम जा रहे हैं ना, उस फैक्ट्री में तो हम हमारा डेवलपमेंट करने के लिए गए हैं,
ये सोशल मीडिया और ये सब तो हमें पता है कि ये सब चीज़ें खराब करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक जो है बग क्रिएट करेंगी, तो उससे दूर हो जाओ। सोशल मीडिया छोड़ दी। अब देखो, मैंने आज से 17 दिन पहले, जो लोग अभी आप लोगों में से कुछ लोग जुड़े हुए नहीं है मेरे से, जो पर्सनली जो मेरे मोबाइल नंबर के थ्रू या जैसे भी मेरे से जुड़े हो ना, वो लोग देखते हैं। मैं रोज एक पोस्ट करता हूँ अर्ली मॉर्निंग व्हाट्सअप पे, अर्ली मॉर्निंग रोज एक व्हाट्सएप पे पोस्ट करता हूँ। मैंने 17 दिन पहले एक टारगेट किया था कि जिस जगह मैं पोस्टेड हूँ, मैं बयाना में पोस्टेड हूँ, भरतपुर बयाना सीओ हूँ मैं, ठीक है। तो जब वहाँ पोस्टेड हूँ तो बयाना में एक फोर्ट है, किला है, और उस पर ऊपर जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ मीडिया, वो 500-600 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, और बाकी ट्रैकिंग के लिए भी पूरा रूट बना हुआ है अच्छा खासा। तो योग दिवस के दिन हम लोग गए वहाँ पे, तो मुझे लगा कि यार ये अच्छी जगह है, यहाँ आना चाहिए। फिर टाइम निकाल के मैंने 17 दिन पहले ये डिसाइड किया कि मुझे अब रेगुलर यहाँ पे लगभग एटलीस्ट 30 डेज तो मुझे जाना ही है, 30 दिन तो मुझे जाना ही है। फिर मैंने मेरे साथी ढूंढे, मैं क्या अब अकेला जाएं या कोई और साथ वाला, तो वो होता है ना कि बहुत सारे लोगों में से आप कुछ लोग आपकी जो है वाइब्स मैच करती हैं आपकी, और वो वाइब्स मैच होती हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली, फिर 2 लोग मिले मुझे, मेरे साथी, एक पीएचडी के जई एईएन है, और एक पीडब्ल्यूडी के एईएन है, वहीं के सेम सेम प्लेस पे पोस्टिंग है। हम लोगों ने डिसाइड किया, और आज 17वां दिन है, 17th डे। सुबह सुबह एक बार को लगता है कि यार कौन 5 बजे उठेगा यार, उठ करके वहाँ जाएगा इतनी दूर, और जा करके चढ़ाई चढ़ेंगे। यू वॉन्ट बिलीव कि मैं रोजाना कम से कम नाना करके 11 से 12 किलोमीटर जो है वॉक कर लेता हूँ। ट्रैक वॉक सब सब हो जाता है, और उस दौरान इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। कहीं झरना मिल रहा है, कहीं पे कुंड मिला, जो है पॉन्ड टाइप का बना हुआ है, और प्योर वाटर मिल रहा है एकदम। कहीं पहाड़ पे बैठ के ऊपर बैठ करके कॉफ़ी ले जाते हैं हम, पानी गर्म किया, ब्लैक कॉफ़ी लेकर के जाकर वहाँ बैठ के जो चुस्कियाँ ले रहे हैं। तो लाइफ एक अलग मोड पे चली जाती है। कब? जब आपने जो खुद से कमिटमेंट किया है ना, जो कमिटमेंट आपने खुद से कर लिया, उस कमिटमेंट को आप जो अनफुलफिल्ड ना छोड़ो। एक बार सोच लिया कि यार ये काम मुझे करना है, तो करना है फिर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस दौरान मैं ये कह रहा हूं कि आप इन चीजों से दूर हट जाओ, तो कि बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है, संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। 3 घंटे मूवी देखने का मन कर गया तो बेशक जाना है, समझ रहे हो? 3 घंटे मूवी देखने का मन कर रहा है तो बेशक मूवी देखने जाना है, क्योंकि अगर नहीं गए और तुम्हारा कोई साथी चला गया, तो वो बेटा पोस्ट डालेगा, फिर तुम्हारे 3 घंटे तो वो खराब होंगे, और उसके बाद के 1-1.5 घंटे और खराब होंगे, ठीक है। इसलिए जाना है, लेकिन दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि 3 घंटे की जो मूवी, मैंने जो टाइम निकाला है मूवी में, उस 3 घंटे की भरपाई मैं कैसे करूंगा। अब उस मन को कहो, इस मन को कहो कि 3 घंटे तूने खराब करे हैं ना मेरे, इस मूवी दिखा करके, एक कचरे को भर के मेरे दिमाग में ये 3 घंटे खराब करे ना, तो बेटा 3 घंटे तेरे को भी प्रताड़ित होना पड़ेगा। अब कैसे सेट करोगे वो आपको करना है। 3 घंटे की जो भरपाई, 3 घंटे में कितना पढ़ सकते थे, उस टारगेट को आप अपनी, चाहे नींद को कम करो, चाहे आपके रेस्ट को कम करो, चाहे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको वो टारगेट पूरा कर लेना। जिस दिन ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आ जाएगा कि यार मैंने जो करना था वो तो कर ही लिया, उसके अलावा एक्स्ट्रा में मूवी और देख ली, बस धीरे धीरे स्मूथ हो जाएंगी चीजें आपके लिए। आपको अपने आप चीजें ऐसे अच्छा देखो, फौजी होते हैं फौजी, फैमिली में आप लोगों में किसी ना किसी के में होगा कोई ना कोई, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, या किसी भी फोर्स में, जब उनकी ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग, ठीक है, तो ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में जो टाइम होता है वो बड़ा एकदम ऐसे होता है, मतलब मॉर्निंग 5 o'clock से लेकर के अगर इवनिंग 7 o'clock का उनका शेड्यूल है ना, तो उनका पूरा शेड्यूल ऐसे बना हुआ है कि भाई इतने मिनट की आपको पीटी करनी है, इतने मिनट फिर ब्रेक होगा, इतने मिनट में आपको चेंज करना है, उसके बाद में फिर आप ड्रिल करोगे, उसके बाद फिर क्लास लोगे, उसके बाद फिर ये होगा वो होगा, वो फिक्स है उनका टाइम। क्यों फिक्स है? क्यों फिक्स है? क्या हो जाएगा उससे? वो आदत में आना ही है। पहली चीज़ जो होगी वो होगी डिसिप्लिन। एक बहुत बड़े आर्मी के जनरल हैं, यूएस आर्मी के हैं वैसे, और वो जब मैं उनका स्पीच सुन रहा तो सुन के बड़ा बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बात कही थी कि एक आर्मी या जो कमांडो होता है ना, उसको पहली चीज़ क्या सिखाई जाती है पता है? कि बेड से उठने के बाद में पहला काम क्या करना है? हाँ, अपना बेड बनाना है। बेड से उठने के बाद में पहला काम क्या करना है? पहले अपने बेड को तैयार करो। क्यों? कि अब अगर बेड तैयार कर दिया ना, जब उठने में बड़ा जोर आ रहा है और ऐसा मन नहीं कर रहा, उस टाइम आपके खोपड़ी में दिमाग आएगा बेटा शाम को सोना इसी पे, और जब सोने आओगे तब आपको बेड बना हुआ मिलना चाहिए। वापस जब आओ तो बेड बना हुआ मिलना चाहिए, तब आएगा मजा उसका, रिलैक्स, तब उसका आनंद, जो जो तुमने सुबह 5 बजे काम किया है ना, उसका आनंद आपको जब शाम को 10 बजे 11 बजे जब सोने जाओगे तब आएगा। और फिर दूसरी चीज क्या आ रही है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आपके अंदर।